तो आई होप जिनको आना था आ चुके हैं, कुछ लोग एब्सेंट हैं एनीवे। सो वी आर, सर हाँ यस। सर मेरा ना एक्चुअली सर आज 8:45 पे फिजिक्स का टेस्ट है सर, तो लीव करनी पड़ेगी सर 8:45 पे। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, चलो। कब पिछली क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कर रहे थे, है ना? यस। तो उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो बताया था उसको रिकॉल करते हुए वहीं से कंटिन्यू कर जाते हैं। दी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने बोला कि सपोज हम मेरे पास आर नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स हैं या आइडेंटिकल टॉयज हैं या एनी आइडेंटिकल थिंग्स है, एंड दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among n number of distinct containers or boxes or persons or peoples, whatever, b1 b2 b3 bn, ये n कंटेनर है, r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, इसमें प्लेस करना है। तो हमने बोला कि बिकॉज द थिंग्स आर आइडेंटिकल देयरफॉर विच ऑब्जेक्ट और विच थिंग इज गोइंग टू बी contained in which container, that makes no sense because all of them are similar. But how many things will be kept in a container, that is going to play a role. तो हम ये चलो डिसाइड कर लेते हैं कि बी के जो kth कंटेनर है उसमें मान लो x के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, मतलब b1 में x1, b2 में x2 और bn में xn। तो इन सारे नंबर्स का सम r के इक्वल होना चाहिए। तो बोला गया कि नंबर ऑफ ways of distributing r number of identical things among n number of identical or distinct boxes or groups is equal to number of solution of the equation x1 plus x2 plus x3 up to xn equal to r। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करेगा इज सेम एज जितने ऑर्डर्ड n टपल्स वाले सॉल्यूशन होंगे इस अलजेब्राइक इक्वेशन के, such that all variables are taking up whole number values। फिर क्वेश्चन आया भाई, अब ठीक है, चाहे ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, या ये बताओ कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो आंसर क्या है? तो उसके लिए हमने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 आइडेंटिकल balls to 3 children, C1, C2 and C3, and let's go by the same rule that C1 gets x1 number of balls and C2 gets x2 number of ball and C3 gets x3 number of ball. So the number of distribution is nothing but number of solution of the equation x1 plus x2 plus x3 equal to 5। अब इसके कितने सोल्यूशन होंगे उसके लिए कुछ सोल्यूशंस को मैंने बोला चलो रोल आउट करो, है ना, कुछ सोल्यूशंस को राइट डाउन करो। तो इफ यू जस्ट स्टार्ट पिकिंग अप सर्टेन पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, पॉसिबल होल नंबर सोल्यूशन और नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशंस, तो एक सोल्यूशन है 500, एक सोल्यूशन है 050, 005, ऐसे ही सोल्यूशन हो सकता है 123, 123 भी एक सोल्यूशन है, एंड 231, 312, मतलब ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इसी तरह से तमाम सोल्यूशंस होंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं let's fix some of the solutions, let's take up some of the possible non-negative integer solutions। तो हम ये एक एक सोल्यूशन को ऑब्जर्व करें तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन, एंड एक एक सोल्यूशन को रोल आउट करते हैं। जैसे सोल्यूशन है x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू 1 है, एक सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो 5 बॉल्स हैं आइडेंटिकल उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब 3 पार्ट किया गया, मतलब 2 पार्टीशन लगाए गए थे, एक पार्टीशन यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, तो ये सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर हम बोलें कि ये पॉसिबिलिटी जरा देखो, 3 2 0, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या है, वही 5 आइडेंटिकल बॉल के 3 पार्टीशन किए गए, एक पार्टीशन में एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है और तीसरे में कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है क्या, 320, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। सो सिमिलरली देयर आर वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये है 104, 005। तो अगर आप राइट साइड में देखो तो ये सॉल्यूशंस हैं यूनिकली, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ये क्या है, ये एक्चुअली 5 बॉल और 2 सेपरेटर के परम्यूटेशंस हैं।
ठीक है, क्या है, what do you observe in right hand side? They are the possible solutions. And what is left hand side? This solution correspond to one permutation of 5 ball and 2 stick. This is corresponding to one permutation of 5 ball and 2 stick. This is corresponding to another permutation of 5 ball and 2 stick. So what I see that each arrangement मतलब permutation, each array of 5 identical balls and 2 identical sticks. बॉल्स तो आइडेंटिकल हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। स्टिक्स को मैं आइडेंटिकल क्यों ले रहा हूं, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल स्टिक्स या सेपरेटर्स। स्टिक को आइडेंटिकल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए मैं मान लूं कि स्टिक्स डिफरेंट है, मान लो ये वाली ब्लू कलर की स्टिक है और ये वाली रेड कलर की स्टिक है, तो ऐसे केस में बेटा ये जो स्टिक्स का परम्यूटेशन कर दो, अगर एक यहाँ रेड वाली यहाँ डाल दो और ब्लू वाली यहाँ डाल दो, और यही सेम अरेंजमेंट को देख लो, तो आप बोलोगे कि ये दोनों अरेंजमेंट तो सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेम सॉल्यूशन को करस्पॉन्ड करते हैं। इस अरेंजमेंट का मतलब भी वही है 2,2,1, मतलब ये सॉल्यूशन से 2 परम्यूटेशन हो जाएंगे, और उस केस में एक सॉल्यूशन से 2 परम्यूटेशन हो गए, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ परम्यूटेशन सेम नहीं रह जाएंगे। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी डबल देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसा हम चाहते नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करना है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन काउंट करके अगर मुझे सॉल्यूशन काउंट करना है तो दोनों में बाइजेक्शन होना चाहिए, 1:1 रिलेशन होना चाहिए कि हर परम्यूटेशन से एक सॉल्यूशन और हर एक सॉल्यूशन से एक ही परम्यूटेशन होना चाहिए। तभी जाकर के हम ये क्लेम कर सकेंगे कि जितने अरेंजमेंट होंगे उतने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे या उतने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। इसलिए स्टिक्स को डिस्टिंक्ट रखना पॉसिबल नहीं है, स्टिक्स को आइडेंटिकल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डिस्टिंक्ट रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। उससे क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करना मतलब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। इसका मतलब है कि दोनों स्टिक्स आइडेंटिकल है, तो वहां से उस अजम्पशन से भी फाइनली आंसर जो है आइडेंटिकल वाला केस आएगा। तो इसलिए मैंने बोला स्टिक्स को आइडेंटिकल रखो। ये बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या है भाई, हम कितने सोल्यूशन है, ये तो इसके लिए तो मेरे को फार्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन कितने पार्टीशंस मतलब कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, अरेंजमेंट होंगे, इसका फार्मूला हमें आता है। कितने अरेंजमेंट होंगे, तो आप बोलेंगे 5 ऑब्जेक्ट और 2 आइडेंटिफाई 5 + 2 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसी को बोलते हैं क्या, 7C5 या 7C2। आई होप यू गॉट इट, है ना? तो अब अगर मैंने इसके बारे में आंसर करना हो तो अब कर सकते हैं कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा, तो r number of it is equal to number of ways of arranging r identical balls and बोलो n-1 divided r balls and n separator, n-1 separator, क्योंकि n पार्ट करना है तो एक कम सेपरेटर चाहिए होंगे, n-1 स्टिक्स, आइडेंटिकल स्टिक्स। इनके कितने परम्यूटेशंस होंगे, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, n-1 प्लस r का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो इट इज क्लियरली n प्लस r माइनस 1 CR। यही मैंने पिछली क्लास में डेराइव किया था, तो एक बार मैंने रिकैप कर लिया सो दैट अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं पर कोई डिसकनेक्शन हो तो वो कनेक्ट हो जाए। तो हमने कंक्लूजन किया ये कि ये 5 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 बच्चों में कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 7C3 वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 7C3 मतलब 7 × 6 × 5। 7C3 मतलब व्हाट, 7 × 3 कंसेक्यूटिव 7 से लिखो, 7 × 6 × 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 35 वेज होंगे, 35 डिफरेंट वे से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा आंसर आ गया। 7C3 था, 7C2, 7C2 आई एम सॉरी 7C2 था। तो 7C2 मतलब हो गया कितना, 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 21 डिफरेंट वेज।
जनरलाइज कर दिया, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू n डिफरेंट ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर आइडेंटिकल बॉल्स n minus 1 sticks दैट इज इक्वल टू n minus 1 plus r factorial by n minus 1 factorial r factorial, इसी को बोलते हैं n plus r minus 1 cr। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल, how many ways you can distribute, you can distribute 6 coins of ₹5 among 3 beggars। आपके पास 6 कॉइन्स है, 5 रुपी ईच, आइडेंटिकल है, assuming that the all coins of 5 rupees are exactly identical, और उसको 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने वे से कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस? मतलब आपके पास 6 कॉइन्स है, आपके पेरेंट्स ने आपको वो 5 रुपए की 6 कॉइन देकर के मंदिर भेज दिया, और जानते हो कि टेम्पल में जाते हो तो वहाँ पर भिखारियों की भीड़ होती है, तो वो 3 बेगर्स में आपको 6 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपको अपने पास कुछ नहीं बचाना है, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाउ मेनी वेज यू विल डू इट? 28। तो आप बोलेंगे क्या कि 6 कॉइन्स है, 3 बेगर्स हैं, 3 बेगर्स हैं तो 2 सेपरेटर सफिशिएंट है, तो ये 6 कॉइन हो गए, 2 स्टिक हो गए, इनके जितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। आंसर क्या आएगा? 6 + 2 8c2। 8c2 मतलब 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज 28 वेज। अब वो 28 वेज में एक वेज ये भी होगा कि आपने पहले को कुछ नहीं दिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, तीसरे को 6 दे दिया, या पहले को कुछ नहीं दिया, दूसरे को 6 दे दिया, तीसरे को कुछ नहीं दिया, या पहले को 6 दे दिया, 0 दिया, 0 दिया, या 151 नहीं 150, ऐसे कॉम्बिनेशन भी बन जाएंगे। तो एग्जॉस्टिव कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एग्जॉस्टिवली कैलकुलेट नहीं कर सकते। 2 to 2 का भी एक पॉसिबिलिटी है ना? तो ऐसे तमाम पॉसिबिलिटी, इफ यू जस्ट वर्क इट आउट, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप 1 to 1 बना के देख भी सकते हो, बट वो हम करने नहीं जा रहे हैं, एक बार समझने के लिए बेशक आप कर लो। अब क्वेश्चंस करो। Question: a shelf contains 6 separate compartments. Find the number of ways in which 12 indistinguishable मतलब alike marbles can be placed in the compartment so that no compartment remains empty. So that no compartment remains empty. तो यहाँ पर आइडिया क्या है कि 12 मार्बल्स हैं और उनको 6 कंपार्टमेंट वाले शेल्फ में रखना है। 6 कंपार्टमेंट का मतलब समझ रहे हो कि किसी शेल्फ को 6 कंपार्टमेंट बनाने के लिए उसमें 5 सेपरेटर्स लगाए गए होंगे। ऐसा 5 सेपरेटर्स लगे होंगे, तब जाके 6 पार्ट हुआ होगा। और बॉल्स कितनी हैं या मार्बल्स कितने हैं? 12 हैं, जैसे कि 1 2 ऐसा। ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। 3 and 3 6 4 10 2 12 एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखाई है ना। तो आप क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे कि 12 आइडेंटिकल मार्बल्स एंड कितने सेपरेटर लिए, तो इट इज 12 + 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। आंसर क्या है? 17c5। 17c5 इज द आंसर। यही आंसर सबका रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में जाओ।
हाँ नहीं, अभी इसमें एक इश्यू था, ये जो 17C5 आंसर दे रहे हैं इसमें तो हो गया कि ऑल पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ऐसा भी केस आएगा जिसमें ऑल द कंपार्टमेंट्स आर एम्प्टी एक्सेप्ट वन विच कंटेन्स ऑल 12 मार्बल्स। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया कि नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, तो हमारा ये आंसर नहीं होना चाहिए। इफ नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी का मतलब क्या है? हर एक में एक तो होएगा ही। तो इसका कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे? How do we ensure that all the compartments contain at least one marble? So it's simple, because all the marbles are identical, so distribute number of ways, distributing one marble each to each compartment. तो एक मार्बल हर एक कंपार्टमेंट में डाल दो। उसके कितने वेज हैं? हाउ मेनी वेज यू कैन पुट वन मार्बल इन ईच कंपार्टमेंट? तो भाई सारे मार्बल एक ही जैसे हैं, सिमिलर है, तो एक ही तरीके से डाल सकते हैं ना, एक एक मार्बल सब में प्लेस कर दो। चॉइस तो है नहीं क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, कितने, एक एक सब में डाल दिए तो कितने मार्बल कंज्यूम हो चुके हैं? 6, तो बचे 6, तो 6 मार्बल्स आपके पास बच गए। और कितने सेपरेटर लगाएंगे आप? 5 सेपरेटर लगाएंगे। अब ये 5 सेपरेटर और 6 मार्बल का अरेंजमेंट कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई? 6 और 5 कितना हो गया? 11 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 11C5। तो आंसर है 11C5, या इसी को लिखना चाहो तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देखोगे ना, तो इसमें सिंप्लीफाई करो तो 4 and 2 gets cancelled by 8 and 3 cancels 9 and makes it here 3, 5 cancels this and it is 2, and you calculate it is 6 into 77, 6 into 77। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, you get the answer। इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 12 के फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस where xi are natural numbers, where xi belongs to natural number। होल नंबर बोलेंगे तब तो स्ट्रेट अवे सेपरेटर मेथड लग जाएगा, बट नेचुरल नंबर बोलेंगे तब हमारे पास में सेपरेटर मेथड डायरेक्टली नहीं लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, चेंज ऑफ वेरिएबल। तो एक अलजेब्राइक तरीका ये भी है, चेंज ऑफ वेरिएबल करना, चेंज ऑफ वेरिएबल या इंट्रोड्यूसिंग डमी वेरिएबल, ऐसे बहुत सारी बातें अभी सीखेंगे आप। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? हमारा जो मेथड है वो एप्लीकेबल कब है? जब वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और यहां पर वेरिएबल्स क्या है? यहां पर वेरिएबल नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट एक्स के इज इक्वल टू वाई के प्लस 1, वेयर वाई के आर होल नंबर्स, वेयर वाई के बिलोंग्स टू होल नंबर। तो कहने का मतलब है जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो एक्स के की वैल्यू 1 होगी, मतलब एक्स के की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती if I assume this, and therefore ये रिप्लेसमेंट अगर इस इक्वेशन में कर दिया जाए तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस 6 1 1 1 1 6 बारी इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्मेट में, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू y6 इज इक्वल टू 6। और यहां पर y क्या है? यहां पर yi बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर के लिए तो वही वाला मेथड कि 6 को 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सेपरेट वही वाला आंसर आ जाएगा 6, 5 सेपरेटर 6 प्लस 5 C5।
11C5। तो कई बार जरूरत पड़ने पर, जैसी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप बोल दें कि नहीं इसमें से 3 कंपार्टमेंट में कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, 2 मार्बल्स चाहिए, तो वो भी कर लेंगे। इसको y1 + 2, y2 + 2, y3 + 2 कर लेंगे, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले मेथड से जाते हो तो आपको ऐसे इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा जिसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन निकालने हो। और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से जाते हो तो वहां पर तो आप एक एक ऑब्जेक्ट दे दो। जैसे कोई बोले कि इन तीनों में 2-2 चाहिए तो 2-2 दे दो, 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो, बाकियों की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फिर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, नंबर ऑफ नेचुरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप यू गॉट इट। इसके नेचुरल सोल्यूशन होने का मतलब क्या है, 102 को 3 में डिवाइड करना है और मिनिमम 1 मिलना चाहिए सबको, तो एक एक तीनों को दे दो। एक एक तीनों को दे दिया तो आपका बचे कितना, 99। तो 99 और 2 सेपरेटर, तो 99 + 2C2 मतलब 101C2। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x1 + 1 + y1 + 1 + z1 + 1 = 102, where x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 belongs to whole number। यहां से आ जाएगा इक्वेशन रिड्यूस टू x1 + y1 + z1 = 99। अब इसके हो नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, 2 सेपरेटर, तो 99 + 2 फैक्टोरियल divided by 2 factorial into 99 factorial, that is 101C2। तो आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे सोचते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसमें पूरा आपका टेस्ट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको टेस्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 12 सिंगल रूपी आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 5 beggars with following restrictions। पहला केस है, no restriction is applied, you can give any number of coin to any beggar। दूसरा है, at least 1 coin to each beggar। तीसरा है, senior beggar is not ready to take less than 3 coin। चौथा केस है, when beggar 1 and beggar 2 will take at least 2 coins। पांचवा है, each beggar wants even number of coins। और छठा है, find the number of distributions of 17 coins when each beggar desires odd number of coins। तो ये सारे केसेस का आंसर करना है आपको, ठीक है। कितने केसेस है, 6। टाइम है आपके पास 5 मिनट। सारे केसेस का आंसर आपको 5 मिनट में करना है। आराम से सोचो और आंसर करो, क्विक। कोशिश करो कि सारे पार्ट का आंसर सही हो आपका। पहली बात तो बोला गया एनी नंबर ऑफ कॉइन कैन बी गिवन टू बेगर। ये तो पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट अवे, है ना, कि 12 आइडेंटिकल 1 रुपी कॉइन, 5 बेगर हैं, तो 12 and 4 सेपरेटर, तो 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, या 16C4 बोल दो। तो पहले पार्ट का आंसर स्ट्रेट है। दूसरे पार्ट में एटलीस्ट 1 कॉइन टू ईच बेगर मस्ट बी गिवन, तो एक एक सबको दे दो। 12 कॉइन है, एक एक सबको दे दो। 5 बेगर्स है तो कितनी कॉइन्स आपने दे दी, 5 दे दी। हाउ मेनी लेफ्ट, 7। 7 and 4 सेपरेटर, तो 7 + 4 11C4। क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं। तीसरा, सीनियर बेगर वांट्स एटलीस्ट 3 कॉइन, तो भिखारियों का जो लीडर है ना, उसने बोला कि मेरे को तो 3 रुपए देगा तभी अंदर जाने देंगे, तो इसको 3 रुपए दे दो भाई। 3 इसको दे दिया तो बचा 9 और 4 सेपरेटर लगा दिया, 13C4 हो गया। तो ये भी ठीक है। डी पार्ट, बेगर 1 and 2 विल टेक एटलीस्ट 2, यहां भी वही बात है, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, तो 4 कॉइन दे दिया आपने, बचे 8 and 4 12C4। तो लोअर रेस्ट्रिक्शन इज वेरी इजी टू इम्पोज, जो जिसको जितना चाहिए उतना दे दो और बचे को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, होल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब आ गया
each beggar wants even number of coin. Here you have to put little of your brain. तो इतने पार्ट का आंसर तो सबका सही था? यस सर। यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब बोला गया each beggar wants even number of coin, मतलब बेगर्स ने हॉरोस्कोप में उस दिन देखा था कि लिखा हुआ था कि भाई ऑड मत लेना, इवन चाहिए। अब क्या करेंगे, तो इवन नंबर ऑफ कॉइन का मतलब 2 के मल्टीपल्स में चाहिए। अगर आप उसको 2 के मल्टीपल में दोगे, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया दोगे तो लेगा, लेकिन अगर उसको 0 दोगे तो भी लेगा, नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन 3, 5, 3, 5, 7, 9 ये सब नहीं लेगा वो डिनोमिनेशंस। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉइन्स को इवन यूनिट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब व्हाट, 2-2 रुपए की कॉइन में चेंज कर दो, तो 2-2 रुपए की कितनी कॉइन हो गई? 6 कॉइन हो गई। अब ये 6, 2-2 रुपए की 6 कॉइन और 5 सेपरेटर लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अरेंज कर दो, तो आंसर क्या है? हाँ 4 सेपरेटर। हाँ 4 सेपरेटर, क्योंकि 5 बिगर्स हैं तो 4 सेपरेटर। तो आंसर आ गया कितना? 10C4। तो ये भी हो गया। एंड लास्ट पार्ट में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 17 कॉइन्स व्हेन ईच बिगर डिजायर्ड ऑड नंबर ऑफ कॉइन। तो 17 कॉइन है, तो पहले आप क्या करो, एक एक कॉइन सबको दे दो, एक एक कॉइन सबको दे दो, तो कितनी बचेंगी? 12। हाँ, तो और बचे हुए को फिर 2, 2-2 में, तो 2-2 रुपए की 6 ले लो, 2-2 रुपए की 6 कॉइन हो गई, और 4 सेपरेटर से अरेंज कर दो। आंसर क्या आएगा? वही 10C4। 1 रुपी ईच, एक एक रुपए सबको दे दिया, फिर बचे हुए को 2-2 के यूनिट में कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे मान लो बेगर 1 है, बेगर 2 है, बेगर 3 है, 4 है, 5 है, सबको एक एक रुपए आपने दे दिया, तो 1 उनके पास आ गया। इसके बाद आप क्या दोगे? 2K, 2 का मल्टीपल, तो 2K+1, 2K1+1, 2K2+1, 2K3+1, 2K4+1, ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली सबको ऑड ही मिलेगा, हमेशा ऑड मिलेगा। तो ये आंसर आ गया। सारे लोगों को समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सर सर वो लास्ट पार्ट को इक्वेशन लिख के भी कर सकते लास्ट का क्या? हैं। लास्ट के जो उनको इक्वेशन लिख के भी कर सकते हैं, x1 + x2 सब, हाँ, x1 लास्ट के दोनों को कर सकते हैं। जैसे आप 2x1 + 2x2 + 2x3 एंड सो ऑन 2x5 = 12 कर दो। 2 के मल्टीपल्स में लिया ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो वही आ जाएगा, x1 + x2 + x3 अप टू x5 = 6। तो 6 और 4 सेपरेटर। ऐसे इसको भी करना होगा, तो 2x1 + 1, 2x2 + 1, 2x, मतलब इक्वेशन को वेरिएबल चेंज कर दो। ठीक है, x1 x1 x2 x3 x5 था, तो 2i1 + 1, 2i2 + 1, 2i3 + 1 ऐसे लिख दिया, वेयर y's आर होल नंबर्स। तो अपने आप एक नए वेरिएबल के फॉर्मेट पे चला जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फाइनल कन्वर्जन करो तो वो एक होल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का केस बने, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन वाला केस बन जाए। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 3 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑब्टेनिंग अ समेशन 9 एंड समेशन 10। 3 डाइस अनबायस्ड हैं, मतलब ऑर्डिनरी डाइस हैं, और आपको बताना है कि तीनों डाइस के आउटकम्स का सम 9 कितने डिफरेंट तरीके से आ सकता है।
बेसिकली देखो डाइस का मतलब क्या है, अगर आप बोलते हो कि 3 डाइस है, D1 एक डाइस है, D2 एक डाइस है, D3 एक डाइस है, सपोज करो कि फर्स्ट डाइस पर x नंबर अपीयर हुआ, सेकंड पे y और थर्ड पे z, तो x प्लस वाई प्लस z तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, 9। वेयर x y z क्या होंगे, where x y z, because they are the outcomes of the dice, then they will be belonging to 1 to 6। तो यहाँ पर पहले रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि हमें इंटीजर सॉल्यूशंस तो चाहिए एक लीनियर इक्वेशन का, लेकिन वो वेरिएबल्स की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इसमें लोअर रिस्ट्रिक्शन भी है और अपर रिस्ट्रिक्शन भी है। लोअर रिस्ट्रिक्शन के लिए तो हमारे पास रास्ते हैं, लेकिन अपर रिस्ट्रिक्शन के लिए हमारे पास में सेपरेटर मेथड में कोई रास्ता नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल the phenomena that between two consecutive separator there has to be so many balls only। जब आप परम्यूटेशन वाला फार्मूला लगाओगे तो वो सारे केसेस काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो लोअर रिस्ट्रिक्शन तो पहले से उतने डिस्ट्रीब्यूट करके आप इम्पोज कर लोगे, लेकिन अपर रिस्ट्रिक्शन का इम्पोजिशन सेपरेटर मेथड से नहीं हो सकता। इसीलिए उस तरह के केसेस में हम फिर से कोएफिशिएंट मेथड पढ़ेंगे व्हेन यू स्टडी बाइनोमियल थ्योरम। तो उसमें एंड में एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग कोएफिशिएंट मेथड पढ़ेंगे, राइट, मल्टीनोमियल थ्योरम का मेथड बेसिकली। बट हियर जो मैं बात कर रहा हूं कि इस केस में लोअर रिस्ट्रिक्शन तो चलो इंपोज कर लेते हैं ना, क्या x को x1 प्लस 1 डाल दो, y की जगह y1 प्लस 1 डाल दो और z की जगह z1 प्लस 1 डाल दो। अब यहाँ x y z की वैल्यू मिनिमम 1 चाहिए। अब यहाँ ये रिप्लेसमेंट करने के बाद में हमारा इक्वेशन क्या बन गया, वेयर x1 y1 z1 अब क्या हो सकते हैं बोलो, तो x1 y1 z1 नाउ कैन बिलोंग टू 0 से 6। हाँ, 0 वैल्यू भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती और 5 हो सकती। तो 0 आ गया, कम से कम एक सिचुएशन पर आ गया कि अब हमें इस इक्वेशन का x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल टू 6 इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का हमें होल नंबर सॉल्यूशंस चाहिए, होल नंबर सॉल्यूशंस। तो सेपरेटर मेथड लगा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आप इसके सॉल्यूशंस लेंगे तो उसमें एक सॉल्यूशन 600 भी आएगा, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू अगर हुई इनमें से किसी वेरिएबल की, तो उस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू 6 को एक्सीड कर जाएगी, विच इज अनडिजायर्ड सॉल्यूशन। तो अनडिजायर्ड सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, बट उसको अब हमें रूल आउट करना पड़ेगा, मतलब वीड आउट करना पड़ेगा। तो अब इसको कर लो, इसको कितने तरीके से करेंगे, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने आएंगे इसके बोलो, 8c2 minus is equal to number of arrangement of 6 identical balls and 2 separators, 8c2। 8c2 मतलब होता है 8 into 7 by 2, it turn out to be how much, 28। but keep in mind that this number contains some undesired solutions, और वो undesired solution को count करो, but of them there are certain solutions in which the variables value exceed 5, है ना। तो since x1 y1 z1 has to be less than equal to 5, तो कोई भी वेरिएबल की वैल्यू 6 हो गई तो नहीं चाहिए। तो 3 सोल्यूशन होंगे, कौन कौन से, 0 0 6 and 0 6 0 and 6 0 0 are undesired solutions। तो therefore number of solutions कितने हो गए, therefore number of solutions is equal to 25। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई कि नहीं, मुझे ये बताओ। आगे सर। अगर आ गई तो ये पार्ट का आंसर मुझे बता दो
ये वाला पार्ट का आंसर बता दो, ये 5वां क्वेश्चन, ये दोनों केस करके बताओ जल्दी से अगर आ गया तो, और मेक श्योर कि मेरा कोई हेल्प ना लेना पड़े। अब तुम्हारा सिचुएशन इसमें हो गई कि ये आपको 12 चाहिए, आउटकम्स का सम 12 चाहिए, मतलब यहाँ पर ये 12 हो गया, तो ये हो गया 9। तो 9 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और 0 से 5 में आना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन तो आपने आंसर किया, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन कितने आएंगे? 11C2, 11C2, 11C2 का मतलब होता है 11 इंटू 10/2, मतलब 55। बट you should keep in your mind that there are many undesired solution into this, many. How to just weed out those undesired solutions? तो 30 undesired solution आइडेंटिफाई किए साकेत ने। कैसे? तो 9 पे से लेके 6 तक के डिजाइड आ जाएंगे। तो 9 को 3 में डिवाइड करने का एक तो तरीका ये है कि 900 टाइप के, है ना, 2 को 0, 1 को 9, ये अनडिजायर्ड सोल्यूशन इसमें काउंट हो चुका है। ये ऐसे कितने वाले होंगे? ऐसे वाले कितने होंगे? 3। एक्चुअली 900 के जितने परम्यूटेशन हो सकते हैं, तो आप 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो, 3। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 8 1 0 वाले कितने होंगे? तो इसका तो 3 फैक्टोरियल होंगे। और अगर मैं बोलूं कि 7 2 0 वाले कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। और अगर मैं बोलूं कि 7 1 1 वाले कितने होंगे? 3। तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और कौन सा पॉसिबल? जब तक वेरिएबल की वैल्यू 5 से बड़ी रहेगी, एक भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 को एक्सीड करती है तो अनडिजायर्ड हो गया। तो अब 6 3 0 वाले कितने होंगे? एंड 6 2 1 वाले कितने होंगे? इन दोनों में 3 फैक्टोरियल। और कोई हो सकता है क्या? नो सर, वो फिर करेंगे वापस से 1 और 2। क्या? अगर वापस वो -1 + 1 हो जाते वापस से 1 2 आ जाता। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा तुम? तो जैसे हम 3 0 पे गए, फिर 3 में से 1 घटा दिया, 0 में 1 ऐड कर दिया, फिर हम वापस करते वो -1 को +1 वाला, तो वहाँ पे 1 को मत हुआ जाता, वो रिपीट हो जाता, फिर वो ले नहीं। इसलिए मतलब कि जो पॉसिबिलिटीज है एग्जॉस्ट हो गई है। टोटल कितना आया वैसे?
तो अब देखो ये दोनों जो है ना, इन ये 3 और ये 3, ये दोनों मिलकर के 3 फैक्टोरियल ही हो जाएंगे 6। तो 1 2 3 4 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ अनडिजायर्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो तुम्हारे आ गए 30। तो 5 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, तो 30 आ गया। एंड देयरफॉर एक्चुअल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउटकम्स कितने आ गए? तो 25 आ गए। 55 माइनस 30 दैट इज 25। तो ऐसे डाइस वाले केसेस को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। बट यस, जितना आप उधर नंबर बढ़ाओगे तो उसमें अनडिजायर्ड केसेस को काउंट करना पड़ेगा आपको। काफी सारे अनडिजायर्ड केसेस होते जाएंगे। 5th क्वेश्चन का आंसर बोलो, 5वें का। 5वां तो सेट सिंपल था। 30 मार्क्स allotted to 8 question if at least 2 marks to be given to each question. तो 2-2 मार्क्स सबको दे दो और क्या। तो 2 8 जा 16, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 14 मार्क्स and 7 separators. तो आंसर आ जाएगा कितना? 21C7 ways। और अगर इसी में होता कि नो क्वेश्चन कैरीज 0 मार्क्स, तब एक एक मार्क्स सबको दे देते, तो 30 में से 8 चल जाते तो बनता 22, और 22 में 29C7। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, बट जब थोड़ा थॉटफुली सोचेंगे तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। जैसे बोला गया देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर, बॉल्स आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर, मतलब वो बॉल्स सारी एक जैसी हैं, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ उनका कलर फर्क है, मतलब कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ व्हाइट है, कुछ ग्रीन है, और हर एक कलर में अनलिमिटेड नंबर है, जितना चाहे उतना नंबर है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईच कलर बॉल इज प्रेजेंट इन मोर देन 10 नंबर्स, ऐसा भी हो सकते हैं corresponding to this question. Then number of ways in which a selection of 10 ball can be made, कितने तरीके से आप 10 बॉल सेलेक्ट कर सकते हो उस लॉट में से। दूसरा, how many ways you can select 10 balls if the selection contains all 4 different color balls, मतलब चारों तरह की बॉल आनी चाहिए उसमें। ये क्वेश्चन का आंसर करिए।
क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्या बात है, सब लोग सो गए हैं क्या? हेलो? नहीं सर, हो गया पहला तो, वो टाइप कर रहे थे उसमें टाइम लगती। नहीं, बाकी जनता कोई सब लोग बड़े चुपचाप से हैं, सिर्फ एक मतलब कि एक रिप्लाई आती है, बाकी सारे जनता एकदम शांत होके काम कर रहे। क्यों सुकृत, आर यू देयर? हैं? यश? सर उसने माइक तो ऑन करा था, उसको आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ मुझे भी लग रहा है। यस सर। हाँ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? सर फर्स्ट वाले का 286 आ रहा है। फर्स्ट वाले का क्या किया तुम बताओ, एक्सप्लेन करो। सर 10 और सर N10 लिया है और R3 लिया है। N10 लिया और R3 लिया। सर सॉरी N13 लिया है। हैं? कैसे, क्या किया तुमने? वो फार्मूले समझ जाओ, फार्मूले समझ जाओ। ऐसे सोचो आप कि 10 बॉल्स चाहिए, 4 कलर की बॉल ले सकते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ रेड कलर की बॉल है, प्लस y नंबर ऑफ व्हाइट कलर की बॉल है, प्लस z नंबर ऑफ ब्लैक या ब्लू कलर की बॉल है, प्लस u नंबर ऑफ ग्रीन कलर की बॉल है। और ये सारी बॉल्स का कलर नंबर क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए 10। तो 10 बॉल्स को 10 बॉल एक जैसी ले लो, 10 बॉल को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 लोगों में मतलब ये भाई साहब है, इनके पास जितनी बॉल आएगी वो रेड हो जाएगी, इनके पास जितनी बॉल आएगी वो व्हाइट हो जाएगी। ये रेड है, ये व्हाइट है। इनके पास जितनी बॉल आएगी वो ब्लू हो जाएगी। मतलब ये लालू प्रसाद है, ये सफेदी राम है, ये नीलू राम है और ये हरीलाल है। तो इनके पास जितनी बॉल आएगी वो अपने आप ग्रीन कलर की हो जाएगी। चाहे ऐसे इंटरप्रेट कर लो, चाहे ऐसे बोलो कि एक ऐसा सेल्फ है जिसमें 4 खाने हैं, ऐसे 4 पार्टीशन है, 4 पार्ट हैं और हर पार्ट, इस पार्ट में रेड कलर का बल्ब जल रहा है, इसमें व्हाइट, इसमें ब्लू, इसमें ग्रीन। तो ये 10 आइडेंटिकल बॉल्स को, ट्रांसपेरेंट 10 बॉल को इन 4 कंपार्टमेंट में रखना है। जो इसमें आएगी वो रेड दिखेगी, जो इसमें आएगी व्हाइट दिखेगी, जिसमें आएगी ब्लू दिखेगी, इसमें आएगी ग्रीन दिखेगी। तो भी वही बात है कि 10 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आंसर क्या आएगा? 3 सेपरेटर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स एंड हाउ मेनी सेपरेटर्स? बोलते जाओ। 4 पार्ट करना है, 3 सेपरेटर, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 13C3। 13C3 वेज। यश समझ में आ गया? यस सर। और अब सेकंड केस का आंसर करो, सेकंड केस का। हाँ तो मैंने बहुत ज्यादा ओवर काउंटिंग कर ली आंसर में। हाँ तुमने क्या किया था, मैं देख के ही मुझे समझ आ गया था कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम क्या सोचने क्या लगे थे, मैं समझ नहीं पाया। सर मैं ये सोच रहा था कि वो पहले तो एक बॉल सेम कलर की, एक सारी बॉलें सेम कलर की हूँ, फिर 2 कलर की हूँ, फिर 3 कलर की, फिर 4 अलग अलग कलर की, पर फिर उसमें वो मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ तो उसमें ओवर काउंटिंग तो होगी ही होगी, सेम ये कलर। ऐसा है। अब सेकंड केस हो जाएगा कि नहीं? ये तो सेकंड तो हो जाएगा, एक 1 1 एक 1 डाल देंगे। हाँ, एक सबको डाल दो। तो 4 कंज्यूम हो गए, 6। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 आइडेंटिकल बॉल्स एंड 3 सेपरेटर्स। आंसर आ जाएगा 9C3। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को राइट सेंस में इंटरप्रेट कर सको, और उसको जिस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक करोगे उसी उसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारा आंसर कितने आसानी से आएगा, कितना सही आएगा।
ओवर काउंटिंग होगी या नहीं होगी, अंडर काउंटिंग होगी, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करते हो, फिर उसको ब्रेक कैसे करते हो, कैसे अप्रोच ले जाते हो, क्वेश्चन को नेविगेट कैसे करते हो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं ऐसे ही। तो पहले केस का आंसर जो यश ने दिया था, आंसर सही दिया था, आई थिंक 286 ही दिया था तुमने ना। यस सर। हाँ, तो तुमने रिजल्ट से सीधे अप्लाई कर दिया था, n की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 3 लेकर के, मतलब r की वैल्यू 10 और n की वैल्यू 4 लेकर के, 4 - 1 3 हो गया था, n + r - 1 CR। चलिए इसका आंसर करिए। ये तो क्लियर हो गया। A man has to buy 25 mangoes in 4 different varieties, buying at least 4 of each variety. In how many ways he can plan his purchase if mangoes of each variety are identical and available in abundance? सेम सा ही वो सेकंड पार्ट की जैसा। सेम जैसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप, 25 मैंगोज ले लो और 4 मतलब ए वैरायटी के x ले रहे हैं, बी वैरायटी के y ले रहे हैं, सी वैरायटी के z ले रहे हैं, डी वैरायटी के u ले रहे हैं। तीनों चारों नंबर का सम क्या होना चाहिए, 25। अब बोल रहे हैं इन 4 डिफरेंट वेराइटीज बाइंग एटलीस्ट 4 ऑफ ईच, है ना। तो सिंस इन्होंने दिया कि x, y, z एंड u ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, इसलिए आप इसको वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करो। क्या करें, x की जगह लिख दिया x1 + 4, y की जगह क्या लिख दिया y1 + 4, एंड z को क्या लिख दिया z1 + 4, एंड u को लिख दिया u1 + 4 इज इक्वल टू 25। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें होल नंबर सोल्यूशन में रिड्यूस करना है। तब आ गया x1 y1 z1 u1 बिलोंग्स टू होल नंबर, या इसी को बोलते हैं कि 4 सबको दे दो। तो 4 सबको दे दिया तो 16 तो कंज्यूम हो गया। तब तुम्हारा इक्वेशन बन गया x1 + y1 + z1 + u1 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब ये होल नंबर सोल्यूशन केस हो गया, मतलब 4 सबको दे दिया, 16 कंज्यूम हो गया, 9 बचे, 9 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितने वजह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 9 आइडेंटिकल बॉल्स एंड 3 सेपरेटर्स, 12C3। 12C3। तो ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट अवे था। अब ये भी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स इन x + y + z = 11। x + y + z = 11 में कितने डिसिमिलर टर्म्स होंगे, डिफरेंट टर्म्स होंगे। कैसे नहीं, ठीक है, आंसर जो भी है आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको। सर जो उनकी पावर्स का सम आएगा वो 11 के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आप x + y + z क्यूब करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि यू आर मल्टीप्लाइंग x + y + z बाई इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ का एक टर्म, यहाँ के एक टर्म, यहाँ के एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें जो टर्म्स आएंगे उनको ध्यान से देखो, तो x³ आएगा, y³ आएगा, z³ आएगा, x² × y आएगा, x² × z आएगा, ऐसे y² × x आएगा, y² × z आएगा, z² × x आएगा, z² × y आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह के टर्म्स आएंगे। और कोई टर्म आएगा, x × y × z आएगा, x × y × z का टर्म भी आएगा। और x × y × z का टर्म कई बार आएगा, x × y × z, x × y × z, ऐसे बहुत बार आएगा। ठीक है, तो मैं अभी
सिर्फ टर्म बता रहा हूँ, टर्म का कोएफिशिएंट नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा टर्म कितनी बार आएगा, दैट आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, क्योंकि वो मल्टीनोमियल थ्योरम में उसका डिस्कशन होगा। तो ये टर्म है। अब देखने वाली बात ये है कि किसी भी टर्म में देखो ये टर्म्स है, डिसिमिलर टर्म्स है, जो एक्स वाई जेड टाइप के टर्म हो वो एक साथ क्लब हो जाएंगे। जैसे 3 बारी अगर एक्स वाई जेड आ रहा है तो 3xyz हो जाएगा। तो डिसिमिलर टर्म मतलब होता है कि जो टर्म एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो किसी भी टर्म में क्या खास है कि x के पावर अगर अल्फा है और y के पावर बीटा है और z की पावर गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का समेशन देखो तो क्या होना चाहिए, यहां भी अल्फा बीटा गामा का सम 3 है, यहां भी अल्फा बीटा गामा का सम 3 है क्योंकि y और z की पावर 0 है, यहां भी हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल के पावर का सम 3 है। समझे? तो इस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन का मतलब यही होता है कि इट इज दिस समेशन विल बी ऑफ द टाइप समेशन x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा एंड z की पावर गामा इनटू, वो अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। एंड कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा आर होल नंबर्स। तो जब भी आप ऐसे एक्सपेंशन को एक्सपांड करते हैं ऐसे टर्म को, तो ये कंडीशन के साथ एक्सपांशन होता है। डिटेल विल बी डिस्कस्ड इन बाइनोमियल थ्योरम, बट यहां पर एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इसको आप ऐसे मान सकते हो कि जब आप इसका एक्सपेंशन करते हो बेटा, तो ये जो टोटल पावर है ना 11, ये टोटल 11 पावर ये तीनों वेरिएबल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कितने टर्म्स बनेंगे, मतलब द एक्सपोनेंट या इंडेक्स 11 will distribute over the powers of 3 variables basis। तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो XYZ है ये बेगर्स हैं और 11 कॉइन्स है। तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिसिमिलर या डिस्टिंक्ट टर्म्स will be equal to number of ways of distributing 11 coins to 3 beggars। तो 11 कॉइन को ये 3 पावर में कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? तो 2 सेपरेटर लगाएंगे तो 11 प्लस 2c2 13c2। तो पहले केस का आंसर 13c2 आ गया। समझ में आया कैसे आया? यस सर। तो अब ये प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट पता चल गया तुमको। इसका आंसर क्या आएगा बोलो इसका? सेकंड में सर ये डिसिमिलर कह रहा होगा ना? हाँ सेकंड में भी डिसिमिलर टर्म्स कह रहा होगा ना? हाँ, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स इन अ कंप्लीट होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री m इन n वेरिएबल्स। तो n वेरिएबल है, m पावर है, तो डिसिमिलर टर्म ही नंबर ऑफ टर्म मतलब डिसिमिलर टर्म। तो क्या आंसर आएगा? m plus n minus 1 c n minus 1। हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा m नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग m कॉइन्स टू n बेगर्स। m आइडेंटिकल कॉइन्स ले लो, एंड n बेगर्स ले लो, तो n-1 सेपरेटर्स ले लो। आंसर आ जाएगा तुम्हारा m प्लस n-1 cm। इतना ही नहीं, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो ना, तो आप ये भी बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं बोलूं, सोचने के लिए आपके लिए कि आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचो, बिना मैं डिटेल में इस चीज को डिस्कस करूं, x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 5
में कितने टर्म्स होंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म बताओ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई जेड क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो क्लियर है कि 5 कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 7c2 मतलब कितना, 7c2 मतलब क्या आएगा, 21। 7 × 6/2 is 21 टर्म्स आएंगे इसमें। अब उसमें एक टर्म आएगा एक्स क्यूब वाई जेड, आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि तीनों पावर का सम अगर 5 है तो ये टर्म जरूर आएगा। तो ये टर्म कितनी बार आएगा, कितनी बार ये टर्म आएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड को 5 बार जब मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो, तो होगा क्या कि कुछ एक टर्म से x आएगा, कुछ एक टर्म में से y निकालेंगे, कुछ एक में z निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट होगा, है ना। तो हमें 3 में से x निकालना है, तो 3x आ गया हमारे पास में, और एक y आ गया और एक z आ गया। अब ये 3x कहां से आएंगे, ऑल पॉसिबल वे, कहीं से भी आ सकते हैं। तो जितने तरीके से आप इनको परम्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये परम्यूटेशन बता रहा है कि पहले दूसरे तीसरे से x लिया और चौथे से y लिया, पांचवे से z लिया। बट अगर इसी परम्यूटेशन को ऐसे चेंज कर दो, x x x z y, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 3 का x, इसका z और इसका y मल्टीप्लाई हुआ। और अगर हम ऐसा कर दें z y x x x, ये परम्यूटेशन क्या बताता है कि फर्स्ट से z लिया, दूसरे से y लिया, बाकी तीनों से x लिया। तो कितने तरीके से ये टर्म क्रिएट होगा, जितने तरीके से इनको परम्यूट कर सकते हो। कितने परम्यूटेशन होंगे भाई बोलो, तो 5 फैक्टोरियल बाई, बोलो 3 फैक्टोरियल। तो अगर अब मैं बोलूं कि इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, तो अब थोड़ा सा एक्सपेंशन आप लिख सकते हो। टोटल 21 टर्म्स होंगे, ये तो आप बता ही सके, 21 डिफरेंट टर्म्स आएंगे। उसमें कुछ टर्म मैं लिख रहा हूं, जैसे इसका x की पावर 5, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 1। y की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, z की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। अच्छा, x की पावर 4 इंटू वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 4 इंटू वाई का कोएफिशिएंट, हाँ क्या होगा 5, या एग्जैक्टली, क्योंकि y 1 से y, 4 से x लेना तो 5 तरीके से ले सकते हैं, या ऐसे बोलो 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, है ना, तो 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐसे ही ऐसे कितने होंगे, x4y x4z 6 हो जाएंगे। एंड हाँ y4x y4z एंड z4x एंड z4y। 6 टर्म ऐसे आ गए, 6 और 3 9 टर्म हो गए। और किस टाइप का टर्म मिलेगा बता सकते हो मेरे को। अब देखो बिना मल्टीप्लाई किए हुए, देखो ध्यान, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग एक एक्सपेंशन लिख रहे हैं, बट हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट से लिख रहे हैं। अब जैसे पूरा एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, हाँ बोलो आगे बताओ जरा, तो देखिए क्या बोलते हैं, प्लस yz x क्यूब y, x की वैल्यू 3 कर दो, x की 1 की पावर 3 कर दो और 1 की 2 कर दो, है ना। ऐसे वाले टर्म कितने होंगे, ऐसे वाले भी 6 होंगे, x क्यूब जेड स्क्वायर, y क्यूब x स्क्वायर, y क्यूब जेड स्क्वायर एंड z क्यूब x स्क्वायर एंड z क्यूब y स्क्वायर। इसमें कोएफिशिएंट क्या आएगा, हर एक का कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, 5c2 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 5c2। तो देखो 6 टर्म ये हो गए, 6 टर्म ये हो गए, 6 6 12 और 3 15 हो गए। अभी भी 6 टर्म बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 21 टर्म आएंगे। बता सकते हो और अगला टर्म कैसा आएगा, 4 1 पावर वाला, 4 1 0 पावर हो गया, 3 2 0 पावर हो गया। अब 3 1 1 पावर भी हो सकता है, x क्यूब yz, वही जो कि करा था। हाँ तो x क्यूब yz, ऐसे ही y क्यूब zx, ऐसे z क्यूब xy
इनके कोएफिशिएंट क्या आएंगे बताओ? 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद 3 और टर्म आएंगे, आएंगे कि नहीं? कौन वाले? x y स्क्वायर z स्क्वायर। 2 2 1, हाँ 2 2 1 वाले है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो ऐसे ही 2 पर 2 पावर होगी तो एक्स वाई पर 2 पावर होगी, वाई जेड पे 2 पावर होगी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 2 2 फैक्टोरियल। factorial into 2 factorial. So this is the expansion of this multinomial, जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्म 21 दिखाए और साथ के साथ पहले तो बता दिया कि 21 टर्म होंगे। क्यों? क्योंकि 5 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब 7c2, तो वर्बली बता दिया कि इसमें 21 टर्म होंगे। फिर वो 21 टर्म क्रिएट भी कर दिए, हर एक टर्म में कोएफिशिएंट भी क्रिएट कर दिया। तो we'll have a greater discussion, better discussion in binomial theorem and multinomial discussion जब वहां पर होगा। बट अभी आप समझ सकते हो कि it is all connected with permutation combination, and entire binomial theorem can be conceptually understood if you understand it with the spectacles of permutation and combination। तो जितना अच्छा PNC होगा binomial, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। एनीवे तो आज की क्लास को यहाँ पर समराइज कर रहे हैं बेटा, है ना। अब ये चैप्टर मतलब कि क्लोज हो चुका है। इसमें सिर्फ 2 एक आर्टिकल्स मैं डिस्कस करूंगा। एक है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल्स और एक है डी अरेंजमेंट। वो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। छोटे छोटे 15-15 20-20 मिनट के डिस्कशन है मैक्सिमम, ठीक है। तो इट इज ओवर। एक क्लास और मैं ले लूंगा, हो सकता है आज कौन सा दिन है? थर्सडे की क्लास भी इसी पे लगाऊंगा। सैटरडे से हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट कर लेंगे। सर बी पार्ट एक बार दोबारा बता दो। बी पार्ट में क्या बताऊं, बोलो। ये जो आखिरी में बेगर्स वाला बता के। ये एम तो कॉइन्स हो गई। यस सर। एम नंबर ऑफ कॉइन्स को एन नंबर ऑफ बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। तो कॉइन का ये पावर है, कॉइन मान लो, और ये जो वेरिएबल्स है इनको बेगर्स मान लो। जो जिस वेरिएबल को जितना दोगे वो उसकी पावर में रेज होगा, और सारी पावर का सम एम होना चाहिए, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो एम कॉइन लिया, और बिकॉज एन बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जितने पार्ट करना उससे एक कम पार्टीशन लगाते हैं ना। जैसे Yes, sir. 3 पार्ट करना है तो 2 पार्टीशन, अगर एन पार्ट करना है तो n - 1 पार्टीशन। और फिर टोटल कितने नंबर हो गए? m प्लस n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n - 1 फैक्टोरियल। इसी को आप m प्लस n - 1 cm बोलो, या इसी को लिखना चाहो तो m प्लस n - 1 cn - 1 भी बोल सकते हो। ये भी वही है, ये भी वही। यस, थैंक यू। ठीक, तो लेट्स क्लोज द कॉल बेटा। आज के डिस्कशन के अच्छा हाँ साकेत, तुम्हारा जो एक क्वेश्चन था ना कि 2 स्टेशंस के बीच में इतने Yes, सब इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं, तो एक ट्रेन ऐसे जाती है तो कितने तरीके से, क्या ऐसे कुछ था ना क्वेश्चन। उसमें ऐसे ही है कि आप पहले और दूसरे स्टेशन के बीच में x स्टेशन मान लो, फिर दूसरे तीसरे में y मान लो, फिर z मान लो, फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दैट, और किसी भी कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो किसी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से करोगे तो हो जाएगा इसी मेथड से। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर 15 लोग या 20 पीपल्स आर सिटिंग इन अ रो एंड यू हैव टू सेलेक्ट 4 ऑफ देम सो दैट नो 2 आर कंसेक्यूटिव, तो उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इस वैरायटी के जो होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से डील किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपने किया था कि n persons are sitting around a circle and 3 are chosen such that no 2 of them are consecutive, या जिसका एनालॉजी था कि n पॉइंट्स हैं, n साइडेड पॉलीगन है, तो कितने ऐसे ट्रायंगल्स बना सकते हैं जिनकी कोई भी साइड पॉलीगन से ना कोइंसाइड करे। तो वो क्वेश्चन को हमने वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से किया था कि एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, और बाद में टोटल में से माइनस किया तो नो साइड कॉमन आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस मेथड से। तो ये जो मेथड आज आपने किया, इट इज ऑफ एनॉर्मस यूज, बहुत मेजर है। जितना आप इसको रिफाइन करते जाएंगे ना, जितना फाइन ट्यून करेंगे, उतना आप इसके तरह तरह के एप्लीकेशंस पे जाएंगे, तो विच इज येट टू कम। तो देखते जाएंगे उसको, जब जितने क्वेश्चन करते होगे, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आपको लगेगा कि इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो लेट्स क्लोज द कॉल हियर। यस सर, वो कुछ और भी भेजे थे मैंने, शायद से 4 भेजे थे ना मैंने आपको। चार थे, अभी मैंने देखे नहीं थे, एक दो मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि ये तो इसी कॉन्सेप्ट पर हो जाएगा, बट एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था उसमें, तो पहला वाला परहैप्स उसको मैं पढ़ नहीं पाया था, तो देखेंगे उसको, फिर डिस्कस करेंगे। यस। ठीक ठीक है।